राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के युद्ध में चावल का क्या रोल है। यानी कि चावल के निर्यात पर इस समय पर ऐसी रोक लगाई गई है। अब ये हो रहा है कि अब चावल के लिए इतना नुकसान हो जाएगा, लोग क्या खाएंगे अगर उनका जो निर्यात किया जा रहा है तो ईरान के युद्ध की वजह से अब उनका जो माल है वो सड़ जाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। अब हम क्या खाएंगे, हम तो भिखारी बन जाएंगे। तो ये सब सारी बातें निकल कर आई। लेकिन हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में क्या वाकई में अब चावल या तो सड़ जाएगा और या फिर बिल्कुल कूड़े के भाव बिकेगा यूपी में, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में और यहाँ से सप्लाई होती उत्तर प्रदेश से। तो क्या अब चावल जो ईरान के रास्ते जा रहा था और ईरान उसको अब जाने नहीं देगा, तो क्या वाकई में चावल की बिक्री बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी? क्या वाकई में किसान की जो मेहनत है वो पानी में फिर जाएगा उसमें? क्या वाकई में अब उनके जो चावल इतनी मुश्किल से, यानी एक एक धान पानी में डाल डाल कि उसको मिट्टी में जो है बोया जाता है, उसके बाद उसमें पानी की कितनी पानी की सिंचाई की जाती, तब कहीं जाके चावल की खेती होती है। और वो जो उन्होंने इतनी दिन रात मेहनत करके इतना जो उसको फसल को अच्छे से उगा पाए, आज उनकी पूरी मेहनत पे क्या पानी फिरने का टाइम आ गया? क्या वाकई में उनकी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी? तो इन सबको देखते हुए, यानी कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में अब ये चावल का जो निर्यात वाली बात आई है, इस पर बड़ी चिंता जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के जंग के जो इस समय पे चल रहा है, ये जो समय है उसमें भारत को लोग कह रहे हैं कि बड़ा झटका लगेगा। भारत जो है अब वह बड़ी समस्याओं से गुजरने वाला है। वहीं उसके लिए भी कहा जा रहा था कि उनके इजराइल के एयर सिस्टम जो है वो अब फ्लॉप होते जा रहे हैं, 10-12 दिन के लिए ही बचे हैं। अगर इतना ही अगर उनके मन में हो, अगर इतना ही अगर इतनी ताकत उनमें ना हो, तो वो क्यों मैदान में कूदे? कहते नहीं है कि आपके अगर बूता नहीं तो क्यों आप इस मैदान में कूदे थे? तो मैदान में कूदने से पहले, यानी किसी भी जंग में आने से पहले लोग पूरी अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। उसी तरीके से इजराइल इतने सालों से इतने लोगों, इतने देशों से लड़ रहा है, यानी उसके पास उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो वाकई स्ट्रांग है। उसके पास जो अपने इतने परमाणु और बम हैं वो भी उनके पास स्टॉक में है। लेकिन जब इकट्ठे एक साथ कई जगह हमले हो जाएं और एक साथ अगर हर देश से वो लड़ने के लिए अकेला ही केवल तैयार हो जाएगा, तो कितने सिस्टम, कितने परमाणु को वो आगे लेकर आएगा, कितनी जो है वो सेनाएं जुटा पाएगा अपनी। तो वही सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि जो ये भारत को झटका लग गया है, भारत को अब इस समय पे अब वो चावल को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं, बंद हो जाएगा अब भारत से क्या चावल का निर्यात। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत औंधे मुंह जो है वो गिर गया है, अब उसमें दम नहीं है कि अब वो कुछ कर पाए। तो भारत से ईरान से निर्यात होने वाले चावल के लिए मात्र 4 महीने का ही परमिट बनता है, और उसमें चावल निर्यात जो होता है वो सरकार से मांग की होती है, और वह ईरान से बात करके परमिट की समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। तो यही बात हो रही है कि क्या अब इस समय सीमा को क्या वाकई में बढ़ाया जाएगा? तो वहीं पे दोनों देशों के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसका कारण जो अब निकल के आ रहा है, तो उसका कारण ईरान के रास्ते से जाने वाले चावल का जो निर्यात है वो बंद हो गया है, जिस कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से जो भी निर्यात होने वाला जो करीब 1 लाख मैट्रिक टन चावल जो बंदरगाहों के पर ही रुका हुआ है और कई कंटेनर वहां पे रुके हुए हैं, जिस कारण निर्यात जो है वो होने वाले चावल की कीमतों की जो करीब 1200 प्रति क्विंटल की गिरावट
नापी गई है कि आई है इसी वजह से। तो वहीं पे जो ईरान में चावल इस समय पे फंसा हुआ, उसका कारण है भारतीय एक्सपोर्टरों को सताया जा रहा है, लजाया जा रहा है, इसलिए उनका जो है ये नहीं जाने दिया जा रहा, वहीं पर फंसा हुआ है। तो ये सारी निर्यातकों द्वारा ये सारी चिंताएं लग रही हैं, और उनको बड़ी ही चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा फंस जाए। चावल में जो भी पैसा उन्होंने लगाया है पोर्ट पर लोडिंग का और भी जो चीजें, तो उन सब को लेकर वो बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं। वहीं पे वो ईरान में जो निर्यात होने वाला जो चावल था, चावल का कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं होता है कि उसका कोई इंश्योरेंस हो कि चलो अगर कोई खराब हो जाता है या नहीं पहुंच पाता है, वो सड़ जाता है या कुछ, तो उसमें उनको सेफ्टी रहे, लेकिन वो भी उनका नहीं होता है। अब चावल निर्यातकों को करोड़ों रुपए के चावल का डर सता रहा है कि दूसरी ओर ईरान जाने वाले जो चावल के निर्यातक के लिए जो परमिट सिर्फ 4 महीने के लिए ही बनता है, इससे भी उनकी समय जो सीमा जो तय की गई है उससे भी उनको बड़ा डर लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। इसमें एक्सपोर्टरों को ये सारी चिंताएं सता रही हैं, और ये सता रहा है कि अगर परमिट कैंसिल हो जाता है तो उनको कितना भारी नुकसान होगा। इन सब बातों को लेके वो बड़ी ही चिंता में पड़े हुए हैं, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या। तो इजराइल और ईरान के युद्ध में वो आखिरकार चावल निर्यातकों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है ये। और वहीं ये भी कहा जाता है कि ईरान के जो लोग हैं, तो वो कहा जा रहा है कि ईरान के हाथ में जो परमाणु बम थमाने वाला अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि मानवता का ये एक ऐसा बड़ा दुश्मन है जो चंद पैसों के लिए कई मौतों को बेचता है सामान, ये भी कहा गया। तो अब्दुल कादिर खान उसका नाम है, जो 1970 के समय से ही उसने ये काम करना शुरू किया था। 1975 में पाकिस्तान लौट आया था। वह अपने साथ चोरी किया गया सेंट्रीफ्यूज, ब्लूप्रिंटर्स और सप्लायर्स की लिस्ट भी साथ में लेकर आया था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कठुआ यानी कहूटा में पाकिस्तान ने यूरेनियम का जो काम था वो भी इसी ने शुरू किया था। तो ये अब्दुल कादिर यानी ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है। वहीं दोनों में से कोई भी अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है कि हम क्यों पीछे। अब बात परमाणु बम के हमले पर आकर टिकी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो इससे होने वाली जो तबाही का जो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। क्या ईरान के हाथ में परमाणु बम थमाने वाला कोई और नहीं बल्कि मानवता का एक बड़ा दुश्मन था, और वो उसने न सिर्फ ईरान बल्कि कई देशों को परमाणु बम की टेक्नोलॉजी कुछ पैसों के लिए बेच दी थी। मानवता के इस दुश्मन का नाम अब्दुल कादिर है, जो पाकिस्तान का एक परमाणु वैज्ञानिक माना जा रहा है। तो सोचिए आखिरकार ये क्या करना चाहता है, जिसके बारे में, जिस हथियार के बारे में नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो केवल देश को ही नहीं अपने को भी और आने वाले कई लोगों को भी इसका नुकसान होगा। कितनी समस्याएं होंगी, इसका असर कहाँ तक। जिस तरीके से एक है कि जब आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी तो उसमें कितने एमपी में कितने लोग कितने हजार्डियस माना जाता है, और ये गैस लीक होने से उनकी कई पीढ़ियों तक बच्चे अपंग हुए थे। कई ऐसी घटनाएं हुई थी कि जिसमें आज भी वो नहीं बना पा रहे हैं, आज भी उनमें कोई ना कोई खराबी आ गई। तो सोचिए अगर ऐसे हमले हुए हैं तो परमाणु हमले से कितना बॉडी को इफेक्ट होगा, कितने लोगों को कितने सालों तक इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना का इफेक्ट ऐसा नहीं है कि केवल अगर 2019 में आया था तो 20 या 21 में वो खत्म हो गया, उसका अभी भी असर थोड़ा थोड़ा हर जगह देखने को मिलता है, और ये होता है कि अब ये फिर से रिपीट मार गया। तो सोचिए
ये सब अगर बातें हैं कि अगर वो नुकसान किसी दूसरों को अगर करने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भी इस जाल से, माया जाल से बच सकते हैं, वो भी इसी जाल में फंसेंगे आज नहीं तो कल। यानी कि अगर कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो भी उस गड्ढे में एक ना एक दिन गिरता जरूर है, वो भी उसी चपेट में आता है, देर से आए लेकिन आता जरूर है। तो सोचिए अगर दूसरों के का बुरा चाहेंगे तो उस सामने वाले का भी बुरा होगा, यानी कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो तालिबान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे इजराइल। लेकिन सत्य की लड़ाई लड़ने वालों को हमेशा सत्य की जीत ही होती है और सच्चाई की जीत ही सबसे अच्छी जीत होती है, ना कि झूठ की लड़ाई। अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर किसी ऐसे जो देश के लिए लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई हमेशा सभी लोग उसका साथ देते हैं और ऐसी लड़ाई सभी के लिए ही बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे संगठन के लिए अगर लड़ेंगे, किसी दुश्मनों का साथ देंगे या दुश्मनों को अपने घर में पनाह देते हैं तो वो भी उसी तरीके से अपराधी माना जाएगा। लेकिन अगर किसी दुश्मन को खत्म करने की कोशिश कर, किसी दुश्मन को पकड़वाने की अगर आप साजिश कर रहे हैं या कोई वैसा कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बल्कि ये कहा जाता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा नेक काम किया। तो वही है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए अगर इजराइल किसी ऐसे संगठन को खत्म करने के लिए अगर उसने ठोस कदम उठाया है तो उसका सभी को पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए, सभी देशों को साथ देना चाहिए, ना कि किसी ऐसे देश को जो वाकई में आतंक को बढ़ावा देता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।